Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant. Let's start the session for today. So आज की ये जो सेशन है इसमें हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द जेआईबी प्रिपरेशन डीबीएफ जो कि सेम है दोनों एग्जाम. सो अभी फिलहाल ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है हमारा अगस्त लास्ट को स्टार्ट होने वाला है. सो फर्स्ट हम अभी लीगल का पेपर का कुछ 100 एमसीक्यू का सीरीज है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा जिसके इसके अंदर ही मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो भी जहाँ पर कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. सो ये रहा फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ द 100 एमसीक्यू सीरीज. और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है देन डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब. जो भी आपके फ्रेंड्स कॉलीग्स है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईबी का आप उनके साथ शेयर करिए सो दैट हमारा ये जो न्यू सीरीज है जो न्यू हमारा इनिशिएटिव है उसके साथ बहुत से मैक्सिमम लोगों के पास ये वाला पहुंच सके सो दैट सबका बेनिफिट हो जाए. ठीक है. सो हमारा यही वाला एक मेन जो गोल होता है वही है. सो इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड आपका जो प्रिपरेशन है उसमें एक एड ऑन हो जाएगा. सो फर्स्ट जब हम क्वेश्चन को आप सॉल्व करेगा ये एक एमसीक्यू फॉर्मेट में है. सो फर्स्ट बिफोर आंसरिंग और बिफोर नोइंग द आंसर फर्स्ट आप अपने लेवल में इसको आंसर करिएगा और फाइनली आप हमें जो आंसर है उसमें आप टिक मार करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आउट ऑफ फुल टोटल से कितना मार्क मिला. ठीक है. और अपने जो है शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट हमें ये वाला जो है मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके. तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये रहा हमारा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आंसर. दिस इज द मॉड्यूल ए ऑफ एलआरबी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग. सो जैसे कि हमें पता है कि जो लीगल का पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी रहता है. ठीक है. और प्रीवियसली एग्जाम में हम देखे हैं लोगों का मतलब आपका पीपीपी तो क्लियर हो जाएगा. अकाउंट्स एंड लीगल पेपर में रुक जाता है 1-2 मार्क के लिए. सो ये जो है आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रन करेगा एंड सो ये जो है हमारा मॉड्यूल ए ऑफ एलआरबी का है. सो इसमें हम जो लीगल फ्रेमवर्क्स जो यूनिट 1 का है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा. सो इसका जो क्वेश्चन लेवल है वेरी इजी है. सो आप अपने लेवल में इसको आंसर कर सकते हैं. सो होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका टोटल मार्क फुल मार्क आ जाना चाहिए. ठीक है. एंड अपने आप को कैलकुलेट करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने मार्क को मेंशन करिए सो दैट आपको भी पता चल जाएगा आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन. ठीक है. सो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. सो जस्ट रीड इट द क्वेश्चन फर्स्ट. Just read it. Let me add the. So this is the first question. So first question is state which of the statements are true. So ये कुछ चारों स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए पब्लिक सेक्टर बैंक इज ए बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट. राइट. सेकंड वन इज ए बैंकिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो corporate banks are registered under Multi-State Cooperative Society Act or a State Cooperative Society Act. Subsidiaries of State Bank of India are companies registered under the Companies Act. Okay. So here we can see the first one is a public sector bank is a body corporate under a special statute. So this is the true. जो भी हुआ है वो एक स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर ही पब्लिक सेक्टर बैंक को क्रिएट किया गया है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन है और जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है और नेक्स्ट वाला देख लीजिए बैंकिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. जो बैंकिंग कंपनी है वो कहाँ पर रजिस्टर हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. ये कहाँ होगा इसका जो आंसर है दैट इज कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हुआ है. ठीक है. और नेक्स्ट है कॉर्पोरेटिव. तो ये वाला रॉन्ग हो गया
और ये वाला सही है। सो कॉर्पोरेट बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट और स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट। सो ये वाला ट्रू है। सो जितना भी कॉर्पोरेटिव बैंक है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट और स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट। सो इसके साथ आपको और भी कुछ याद रखना है कि कौन सा वाला ईयर का है। सो नॉर्मली हमारा जो है कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट होता है वो हमारा जो है 2002 का है, राइट। सो नेक्स्ट वन है द बैंकिंग कंपनी एक्ट। ये जो कंपनी एक्ट है दैट इज 2013 का है और जितना भी बैंकिंग कंपनी हुआ है दैट इज सेक्शन बी के अंडर हुआ है, ठीक है। सो सब्सिडरीज ऑफ द स्टेट बैंक आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। सो ये कंपनी सब्सिडरीज जितना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरीज है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट इज द SBI एक्ट। जो SBI एक्ट है उसके अंदर ही ये वाला सब रजिस्टर हुआ है, दैट इज 1959, ठीक है। सो SBI एक्ट का 1959 है और यहाँ पर जो है कंपनी एक्ट वो है हमारा 2013 का। और नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। सो जो BR एक्ट है वो कब हुआ है वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबको इसके साथ भी कौन सा वाला ईयर में वो सब एस्टेब्लिश किया गया था वो भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया 1949। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है, सो हमारा आंसर कौन सा वाला सही है, ये वाला है। और जो है कॉर्पोरेट सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट। सो ये वाला आंसर है। जो ये सब्सिडरी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कंपनी एक्ट के अंडर नहीं है, ये कहाँ है, ये आपका SBI के अंडर है, SBI एक्ट के अंदर जिसका है 1959। और जो भी बैंकिंग कंपनी हुआ है वो रजिस्टर्ड हुआ है अंडर कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी एक्ट है और सेक्शन बी के अंडर ये वाला कंसिडर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे ही आप एक ही क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। सो जब भी आप कभी कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई भी आप नोट्स कर रहे हैं वहां पर आप ना चारों तरफ क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, सो दैट एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारा पता चल जाएगा और आपका एग्जाम में एनालिसिस करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच एक्ट RBI Reserve Bank was constituted? So obviously this is the act is RBI Act. So option number B is the correct answer. और यहाँ पर देखिए जो आंसर है RBI एक्ट कौन सा वाला, दैट इज 1934, ठीक है। सो नॉर्मली ये बैंकिंग रेगुलेशन के साथ हुआ था, कनेक्टेड भी था। तो नेक्स्ट है 1935 को इसका अमेंड किया गया है, ठीक है। सो नॉर्मली है हमारा फर्स्ट RBI जो है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में है, पॉज करके यू कैन ट्राई इट, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ईच और आर फॉल्स। कुछ ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस है, ठीक है। सो चारों ऑप्शंस है, कौन सा वाला जो है रॉन्ग है वो वाला हमें आंसर करना है। सो फर्स्ट वाला पढ़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द RBI, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस आर रेगुलेटेड ओनली बाय द RBI, central government is the primary regulator of banks, state government have no control over cooperative banks। सो यह कहाँ कौन सा वाला फॉल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द RBI। सो ये वाला ट्रू है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉर्मली अगर कुछ भी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कोई भी स्कीम उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, देन वो RBI के साथ कंसल्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट भी करते हैं। एंड RBI को जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन मिलता है वो जितना भी उनके अंडर जो बैंक है, जितने भी बैंक है उनको डायरेक्शन देता है विद ए सर्कुलर, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा RBI, देन हमारा जितना है बैंक्स, ठीक है। सो ये वाला हमारा ट्रू है। सो ऑल जो है देखिए ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस आर रेगुलेटेड बाय द RBI। जितना भी बिजनेसेस हमारा कंट्री में हो रहा है सबको ही क्या RBI के अंडर है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फॉरेक्स रिलेटेड हो गया, वो कौन कर रहा है, आपका सेबी कर रहा है। सो ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस आर नॉट रेगुलेटेड बाय ओनली RBI। जैसे नाबार्ड भी कुछ कर रहा है, जैसे आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ हुआ देन उसका भी रिलेटेड कुछ नाबार्ड भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। सो प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक कौन है, हमारा RBI है। सो इसका जो आंसर है हमारा RBI इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। सी दिस इज द कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है हमारा, जो कि स्टेट लेवल में हमारा बैंक्स क्रिएट किया जाता है और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल रहता है, ठीक है। सो कुछ परसेंटेज इस पे जो है स्टेट कोऑपरेटिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये सब RBI के अंदर जाता है, RBI इसको कंट्रोल करता है, पर इसमें कंट्रोल भी कुछ परसेंटेज आपका स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। सो ये जो है ये ट्रू है।
सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव सम टाइप्स ऑफ कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये होना चाहिए नो कंट्रोल हमारा फॉल्स है। सो ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। सो हमारा कौन सा वाला आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। Cooperative society, cooperative banks operating in different states are registered under which of the following? So जितने भी हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक है, जितना है हमारा स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक है, वो कौन से एक्ट के अंदर ये जो है हमारा कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है? सो जितने भी कॉर्पोरेटिव बैंक है वो हमारा स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट जो कि हमारा 2002 के अंदर है, वहां पर ये रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following acts govern the banking systems in India? So हमारा जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, कौन सा वाला एक्ट सबको गवर्न करता है? ठीक है, सो कौन से एक्ट के अंदर हमारा इंडियन का बैंकिंग सिस्टम है? सो फर्स्ट है हमारा बैंकिंग सिस्टम जितना भी है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो नेक्स्ट हमारा आरबीआई के साथ में ये वाला कंट्रोल है, आरबीआई जैसे डायरेक्शन देता है, सो अकॉर्डिंगली बैंक्स आर आल्सो फॉलोइंग द सर्कुलर्स, राइट। सो ये है हमारा दोनों, ये जो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट आंसर है। सो इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई के अंदर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया कंट्रोल होता है, गवर्न होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। सो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर ई देखिए, यहाँ पर है ये वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following exercises regulatory control over in India? Which of the following exercises regulatory control over banks in India? So यहाँ पर कुछ कुछ रेगुलेटरी का नाम दिया गया है। सो कौन सा है जो बैंक्स, हमारे जितने भी बैंक्स है इंडिया में, सबका एक रेगुलेटरी कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैंक्स के लिए कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारा एक तो है आरबीआई, और आरबीआई को मतलब आरबीआई को जो डायरेक्शन देता है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो यहाँ पर पैसिवली हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, अगर कभी कभी जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली अपना नोटिफिकेशन निकाल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई दोनों ही हमारे जो रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ बैंक जितने भी है इंडिया में, सबका इनके हाथ में रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। आप जब प्रैक्टिस करिएगा आपको लगेगा कि देखिए लीगल जो है ये वाला आपको इजी टू मॉडरेट है। सो इसके बाद आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैसे एनालिसिस करना है उसको आपको नेक्स्ट वाला सेशन में जानने को मिलेगा। सो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला सेशन को लाइक करिए। आप लाइक करेंगे तो क्या होगा ना, आपको हमारा जो सेशन हम जो बना रहे हैं उसमें से लोगों के पास पहुंचने के लिए ये एक्चुअली उसको अपग्रेड किया जाता है यूट्यूब के तरफ से। सो लोगों के पास पहुंच सकता है। सो अगर आपको देख रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास ये पहुंच सके। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी करिए सो दैट आपको नेक्स्ट अपडेट अच्छे से मिल सके। और यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि कैसे एनालिसिस करके आप इजीली वन अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है जेआईबी। सो बस बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, आप शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपका क्वेरीज है, नॉर्मल रहता है, हमारे भी रहता था। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था मैं बहुत बार पूछता था कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, नॉर्मल डाउट, दीज आर द कॉमन थिंग्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पर, आप लोग कहीं कोई 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 1-2 साल से बैंक में हो गए, कोई न्यू ज्वाइनी है। सो ये डिपेंड करता है। अगर आप न्यू ज्वाइनी है, इट्स नॉट ए बिग थिंग कि हमें सब पता है, मेरे को पता नहीं था। सो धीरे धीरे हम भी किसी को रेफरेंस में लिए थे, सो हम उनसे कुछ गाइडेंस में लिए थे। आप वही सब पूछ सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर आप उसको चाहिए देन ओनली आप मेंशन करिए सो दैट हम बना सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे जो चैनल में जेआईबी रिलेटेड भी एस्पिरेंट्स है, सो दैट उनके लिए भी बनाने के लिए हमारे लिए एक पर्सनल जो चैलेंजेस रहता है ना, सो आई विल टेक दैट। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following kinds of organizations cannot operate as a banks in India? ठीक है, तो कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा आज ए बैंक को, जो कि कभी भी आज ए बैंक ऑपरेट नहीं कर सकता? देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बैंक्स क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्विसेज,
एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड नेक्स्ट है CND। सो यहाँ पर देखिए जॉइंट स्टॉक्स कंपनी हो सकता है, बैंक क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स वो भी हो सकता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जैसे हमारा स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा पार्टनरशिप फार्म है, तो जो पार्टनरशिप फार्म है ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए पार्टनरशिप फार्म्स आर नॉट ए लीगल एंटिटी। तो ये जो है ना आपका लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उनका पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं यहाँ पर आपका लिमिटेड रहता है, उनका जितना भी होता है आपका लिमिटेड उनका जो है लायबिलिटी रहता है। और अगर कोई पार्टनर कुछ भी किया, कोई मतलब फ्रॉड किया, तो यहाँ पर उनका जो भी है पार्टनर मतलब जैसे उनका पार्टनरशिप फर्म उनके साथ इन्वॉल्व है, सो वहाँ पर भी ये इंक्लूडेड हो जाता है। सो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं दिया गया है। और ये जो है पार्टनरशिप फर्म जो है अकॉर्डिंगली कैसे फॉर्मेट होता है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट हमारा कब है 1932 है। सो अंडर सेक्शन 4, सो अंडर सेक्शन 4 ये वाला मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड एज ए लीगल एंटिटी, ठीक है। सो ये जो पार्टनरशिप है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 to 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। सो इसको अच्छे से पार्टनरशिप जो है कवर करके जाइएगा। एक केस स्टडी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप, एक केस स्टडी आपको मिल ही जाएगा 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ definition of banking as given as 5B section 5B of banking regulation act। so banking regulation act हमारा कब का है? that is the 1949, ठीक है। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन बी के अंदर हमारा बैंकिंग का कौन सा वाला डेफिनेशन, बैंकिंग का कुछ डेफिनेशन दिया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा वाला डेफिनेशन एज पर दैट सेक्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द deposits of the money, so this is also true। acceptance of the deposits from the public, this is also true। acceptance of deposits for the purpose of lending, so जो भी हम डिपॉजिट्स ले रहे हैं उसको हमारा क्या होता है बैंक में वही होता है। देखिए ये है बैंक, ये है हमारा पब्लिक और ये और एक पब्लिक। सो ये वाला आपका क्या किया, डिपॉजिट किया और यहाँ पर बैंक ने लेंडिंग किया। तो यहाँ पर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया और यहाँ पर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट गेन किया, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेट हुआ देखिए यहाँ पर उसने बैंक दे रहा है कस्टमर को 5% और उसको मिल रहा है 10%, और जो 5 हो गया 10 - 5 ये हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। गॉट इट, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट हमारा लेंडिंग के लिए ही होता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा डिपॉजिट है उसको बैंक लेकर कुछ अमाउंट क्या होता है ना इन्वेस्ट भी करता है, वहां पर भी बैंक का जो है इनकम जो है रेवेन्यू उसमें जनरेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो पूछा गया है विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सो यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव, ऑल 4 आर द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई as per the question which is asking which is not an important element। got it? So next question say that is as per section 5B of BR Banking Regulation Act 1949, तो आई एम मेंशनिंग 1949 सो दैट आपको याद रह जाए, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 5B सेक्शन बी 5B एक्ट, इसमें आपको 1949 48 50 ऐसे दे देगा, वेरी इजी क्वेश्चन से, पर एक इंपॉर्टेंट आपको मतलब कंफ्यूज हो ही जाते हैं हम लोग, ठीक है। बस इसी आपको फोकस के लिए हम मेंशन करें, अभी जो प्रैक्टिस करिएगा एक्ट को ऐसे ही अपने रिलेटेड करिएगा, जो भी एक्ट आ रहा है उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा एंड साइमल्टेनियसली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा और नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन में आएगा, देन आपको उस यहाँ पर मैं ऑल टाइम में इसका जो है ईयर जो है मेंशन नहीं करेंगे। सो आपको जब भी क्वेश्चन कुछ मिलता है आप उसको रेफरेंसली चेक कर लीजिएगा अपने लेवल में, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 5B ऑफ BR एक्ट द मनी डिपोजिटेड बाय द पब्लिक कैन बी विड्रॉन बाय द वे ऑफ, सो जो भी मनी डिपोजिट होता है बाय द पब्लिक वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज चेक्स, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर। सो ये जो तीनों है, चेक्स में भी विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट में विड्रॉ कर सकते हैं, एनी मनी ऑर्डर भी करके विड्रॉ कर सकते हैं, और एक है वो कैश में भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे बैंक में हमारा क्या होता है, कस्टमर भी आते हैं अपना चेक कोई आते हैं चेक में लेते हैं, और अगर कस्टमर एक लेता है हमारा डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। सो डिपॉजिट स्लिप का जो रूल है कि कस्टमर को सेल्फ विजिट करना होगा एंड वो खुद आके सेल्फ करके ले सकता है। चेक में ये होता है कि कस्टमर क्या है
खुद भी ले सकता है एंड कोई थर्ड पार्टी को भी इशू कर सकता है, ठीक है। और ड्राफ्ट में ये होता है हमारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, बैंक कस्टमर वाले जिसमें पे करता है एंड इसमें बैंक जैसे प्रीपेड में हमारा रिचार्ज करते हैं ना, सो ऐसे ही हमारा जो ड्राफ्ट होता है वही रहता है कि ड्राफ्ट में अंदर कस्टमर ने 1000 रुपया दिया, सो 1000 रुपये के ऊपर कुछ चार्ज लग जाता है और वही वाला 1000 रुपया का उसको ड्राफ्ट मिल जाता है, वो लगा के और कहीं पर जमा करता है, अकॉर्डिंगली वहां पर ये एनकैश किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट है चेक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर एक सेशन चाहिए देन डू मेंशन इट, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम करेंगे और सो दैट आपका भी बेनिफिट्स हो जाए, ठीक है। सो धीरे धीरे ये सब कंसेप्ट भी आएगा नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में। सो चलिए बने रहिए, वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 today's the class, that is the which among the following is not part of the banking business under the provisions of section 6(1) BR Act? Which of the following is not the part of the banking business? So कौन सा ये जो ऑप्शन है कौन सा एक है जो कि बैंकिंग बिजनेस का एक पार्ट नहीं है अंडर द प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन के अंडर? दैट इज सेक्शन 6(1) ऑफ BR Act 1949, ठीक है। सो कौन सा वाला है जो कि हमारे बैंकिंग बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं है? दैट इज बोरोइंग, रेजिंग ऑफ द मनी, ये भी इंक्लूडेड है। सो लेंडिंग, एडवांसिंग द मनी। लेंडिंग मतलब क्या होता है? हमारा जो बैंक है ये है कस्टमर और ये हो बैंक, तो यहाँ पर बैंक ने लेंडिंग किया, मतलब कस्टमर ने यहाँ पर, बैंक ने यहाँ पर कुछ पैसा जो क्या है एडवांस में दिया, और यहाँ पर क्या होगा कुछ टाइम के बाद उसको कुछ टाइम फ्रेम दिया जाता है, यहाँ पर कस्टमर जो है रिटर्न करेगा और इसके लिए उसको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और बोरोइंग जो हम रेजिंग के लिए मनी होता है, रेज मतलब क्या है? हमारे पास बैंक के बैंक जमा करते हैं तो हमारे पास जो मनी है दैट्स आल्सो गेटिंग इंक्रीज बाय विथ एवरी डिपॉजिट। सो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर ये है कस्टमर, सो ये वाला यहाँ पर डिपॉजिट किया और ये अपने जो हमारा डिमांड डिपॉजिट रहता है यहाँ पर कभी भी कस्टमर अपने इच्छा से इसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और एक रहा हमारा टाइम डिपॉजिट, जैसे कि जितना भी हमारा सेविंग है दैट इज डिमांड डिपॉजिट, कस्टमर कभी भी आके हमारा पैसा उठा ले सकता है। टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ होता है जैसे कि बैंक में ये है और ये कस्टमर है, यहाँ पर टाइम डिपॉजिट किया है, मतलब यहाँ अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए कस्टमर ने आके डिपॉजिट किया है, तो इसका एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हमारा FD है, फिक्स डिपॉजिट, ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए दैट डिपॉजिट इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। उस पीरियड के पहले कुछ बैंक्स में आपका पेनल्टी लग जाता है। सो यहाँ पर भी हमारा है कि अगर प्री मैच्योर क्लोज करता है, FD का, देन उसको अकॉर्डिंगली बैंक टू बैंक ही भारी करता है, जैसे 1% का पेनल्टी इंटरेस्ट लग जाता है, ठीक है। पर उसका जो प्रिंसिपल है कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, वो इंटरेस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है। सो डिपेंड करता है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ और रूल रहता है, पब्लिक सेक्टर में तो यही है कि अगर कोई FD को क्लोज करता है प्री मैच्योर क्लोजर, सो उसका 1% जो इंटरेस्ट है दैट इज आपका लेस हो जाएगा और उसका प्रिंसिपल जितना है वही लेता है, ठीक है। सो ये रहा आपका लेंडिंग भी देता है, ड्रॉइंग, मेकिंग, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज तो जो डिस्काउंटिंग वो भी एक बैंकिंग बिजनेस का पार्ट है। सो ये है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड मर्चेंडाइज। देखिए सिक्योरिटीज एंड मर्चेंडाइज जो है हमारा फॉरेक्स में होता है, ठीक है। सो ये हमारा बैंकिंग बिजनेस के अंदर नहीं, फॉरेक्स अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ट्रेडिंग वगैरह, सो जैसे हमारा सेबी के अंदर, सेबी ये इसके अंदर आ जाता है। देन बाइंग एंड सेलिंग बुलियन। से देखिए यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग बुलियन मतलब क्या होता है? जो हमारा होता है ना गोल्ड एंड सिल्वर, ये सबको बल्क में बाय एंड सेल को हमारा किया जाता है, और ये बिफोर मेकिंग द कॉइन। सो कॉइन होने से पहले जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है गोल्ड एंड सिल्वर, उसको भी बाइंग एंड सेलिंग के लिए बैंकिंग बिजनेस के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि कोई अगर गोल्ड लाके देता है तो उसके लिए हम उसको गोल्ड लोन दे देते हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैंकिंग बिजनेस। सो बुलियन का मतलब वही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है एंड ये भी इंक्लूडेड है। सो जो ट्रेडिंग है ये हमारे बैंकिंग का बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए डिमांड अकाउंट करना पड़ता है, सो सेबी के अकॉर्डिंगली है। सो जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें पूछा है विच इज नॉट ए पार्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर जो पूछा गया है दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Got it? So hopefully this is our 10 important questions out of the 100. So more sessions will be coming in the upcoming days, right? So depends on your response. If you like it, then show your response in the comment section as well, and do like and share and subscribe. आपके लिए भी टारगेट है जल्दी से जल्दी हमारा जितना भी सब्सक्राइबर गेन होगा, we will provide you more and more better content before your exam, राइट। सो आप भी अपना लेवल में
डू योर पार्ट एंड हम भी अपना लेवल में आपके लिए जो है बेटर कंटेंट के प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। सो चलिए, होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। थैंक यू।